Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidul Zafar. I am working in JT Art Science and Commerce College for Women Malegaon. Today in this video we are discuss about the study of nucleus. These are the key points: introduction, discovery, occurrence, position, morphology, ultrastructure, nuclear membrane, nuclear pore, nuclear sap, chromatin fibers, nucleolus, function. First we see the introduction of nucleus. Nucleus is the central power center of the cell as it controls the various metabolic activity of the cell. न्यूक्लियस को हम और क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। सेम जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ये ब्रेन क्या करता है? जो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं इनको कंट्रोल करता है। सेम उसी तरह एक सिंगल सेल के अंदर पूरा जो सेल होता है इसकी अलग अलग एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस रेगुलेट करता है और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए न्यूक्लियस को सेंट्रल पावर सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस was first discovered by Robert Brown in 1833. Then appearance. Well differentiated nucleus is present in the eukaryotic cells, that is in plant and animal cell. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें एक जो डिफरेंस होता है ये प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। जैसे अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्रो एंड कैरियोटिक. प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक जो वर्ड है ये बना है कैरियन से, और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यानी कि क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स क्या हुए? जिनके पास प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि कैसे होते हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड न्यूक्लियस होते हैं। मीन्स वहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ऑकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है ये टोटली एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनमें वेल डिफरेंशिएटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी होती है। इन सम यूकैरियोटिक सेल्स such as mature RBCs of mammalian cells and sieve tubes of higher plants, nucleus is absent. Next, position. In the most of the cells, the nucleus is present in the center. जनरली अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, इसकी पोजीशन की स्टडी करते हैं, तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है ये सेंटर में होती है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें इसकी पोजीशन चेंज भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एम्ब्रियोनिक सेल की स्टडी करते हैं तो एम्ब्रियोनिक सेल में जो इनिशियल स्टेज होती है इसमें न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है सेल के अंदर वो सेंटर पोजीशन होती है। जैसे जैसे सेल डिफ्रेंशिएट होता जाता है जो न्यूक्लियस होता है इसकी पोजीशन चेंज होती है, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है ये पेरीफेरल साइड में डिस्प्लेस होता जाता है। और अगर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लैंडुलर सेल की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो पोजीशन होती है ये बेसल पोजीशन होती है सेल के अंदर। तो अगर हम जनरल स्टडी करते हैं, पोजीशन देखते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है ये सेल के अंदर सेंटर पोजीशन होती है। देन मॉर्फोलॉजी. फर्स्ट, नंबर. In general, each cell contain only one nucleus, but number of nuclei may varies from cell to cell. अगर नंबर की हम बात करते हैं तो एक सेल के अंदर जनरली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
तो ऐसे टाइप के जो सेल्स होते हैं जिनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है उनको हम मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स कहते हैं। मोनो मीन्स वन, यानी कि जो सेल के पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि जनरल कंडीशन होती है, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है ये चेंज होता है फ्रॉम सेल टू सेल। अगर सेल की टाइप बदलती है तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लिया है मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस, ये चेंज होता है। ऐसे टाइप के सेल्स को हम क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। यानी यहाँ पर क्या होता है कि मोर देन वन इन single cell more than one nucleus is present. Then second character is the shape. Generally the shape of nucleus is spherical. Generally अगर हम शेप की स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की तो ये स्फेरिकल होती है, मीन्स राउंड स्ट्रक्चर होता है या बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस आर डिस्क शेप, ओवॉइड, इलोंगेटेड, बायलोब्ड, मल्टीलोब्ड, हॉर्स शू शेप्ड और किडनी शेप। Then last is the size. The size of nucleus is depend upon three major factor. First is the volume of cell. मीन्स क्या हुआ कि जो साइज होती है न्यूक्लियस की एक सेल के अंदर वो तीन अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। पहला जो फैक्टर होता है वो वॉल्यूम ऑफ सेल होता है। मीन्स सेल का जो वॉल्यूम होता है वो हिसाब से न्यूक्लियस की साइज़ होती है। अगर सेल जो है इसका वॉल्यूम लार्ज है तो न्यूक्लियस भी उसके अंदर लार्ज प्रेजेंट होगा। अगर सेल का वॉल्यूम कम है तो जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, न्यूक्लियस की जो साइज़ है ये भी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकंड जो इसके अंदर कैरेक्टर आता है वो है क्वांटिटी ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं और जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। सपोज अगर किसी सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, अगर इसका अमाउंट या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस की साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। और अगर यहाँ पर क्या होता है, किसी सेल के पास अगर डीएनए या जो क्रोमोसोम है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ये अगर इसकी क्वांटिटी कम है तो क्या हो जाएगा कि जो साइज़ है न्यूक्लियस की ये रिड्यूस हो जाएगी। तो जो क्वांटिटी होती है डीएनए और प्रोटीन की सेल के अंदर, उसके ऊपर भी जो साइज़ होती है न्यूक्लियस की ये डिपेंड होती है। एंड थर्ड वन इज़ द मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ सेल। द नेक्स्ट, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। Under electron microscope, nucleus show following components. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो हमको 5 कंपोनेंट्स मिलते हैं न्यूक्लियस की। ये पूरे कंपोनेंट मिलकर एक होल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट है इट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड इज़ द न्यूक्लियर पोर, थर्ड न्यूक्लियर सैप, fourth chromatin fibers and fifth is the nucleolus. Then first component is the nuclear membrane. Nuclear membrane is elastic and delicate. It is the nature of nuclear membrane. कैसी होती है? इलास्टिक होती है और डेलिकेट होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज 2 लेयर्ड। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनती है। इट इज़ बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर। एक जो होती है ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी जो होती है ये इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ये जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ये उस तरफ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ये जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ये उस साइड में होती है। देन नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ केमिकली मेडअप ऑफ लाइपोप्रोटीन। अगर केमिकली हम इसकी स्टडी करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल से या इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो ये लाइपोप्रोटीन से बनी है। मीन्स इसमें लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट, बोथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज़ मेडअप ऑफ 2 लेयर। ये जो दोनों लेयर है, कौन कौन से 2 लेयर, एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेकंड जो है ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों जो मेम्ब्रेन है ये दोनों एक स्पेस से सेपरेट होती है। अगर फिगर में आप देखेंगे
तो जो आप लोगों को सबसे आउटर साइड में जो येलो कलर की मेम्ब्रेन या लाइनिंग दिख रही है, इट इज़ द आउटर मेम्ब्रेन। एंड उसके बाद जो आप लोगों को रेड कलर की लाइन दिख रही है, इट इज़ द इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में जो स्पेस है, इट इज़ नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस, विच सेपरेट द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रफ ड्यू टू राइबोसोमल अटैचमेंट। अब अगर हम सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन का जो अपीयरेंस है ये रफ होता है। क्यों? क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म की साइड पर होती है, तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो ये राइबोसोमल अटैचमेंट की वजह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये रफ हो जाती है। एंड इट मे बी कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सम टाइम क्या होती है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होती है और अटैच होती है। नेक्स्ट, द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड ऑफन इट इज़ कनेक्टेड विथ क्रोमैटिन। जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कहाँ पर होती है? इनर साइड में होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड में होती है। ये कैसी होती है? इसका अपीयरेंस, इट इज़ स्मूथ। ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे सेम अपोजिट होती है ना। जैसे कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये रफ होती है, इसका अपीयरेंस जो होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ये रफ होता है। इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होता है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी इसका जो अपीयरेंस होता है ये स्मूथ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो राइबोसोमल अटैचमेंट होता है ये इससे टोटली फ्री होती है। एंड ऑफन इट इज़ कनेक्टेड विथ क्रोमैटिन। अब यहाँ पर क्या होता है, चूंकि ये न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, तो ये क्या होती है? इट इज़ ऑफन कनेक्टेड विथ क्रोमैटिन। Then next part or component is the nuclear pore. Nuclear membrane has some opening called as nuclear pore. हम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर कहते हैं। नेक्स्ट, शेप ऑफ द न्यूक्लियर पोर इज ऑक्टा एंगुलर। शेप जो होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसकी शेप कैसी होती है? ऑक्टा एंगुलर। ऑक्टा मीन्स होता है 8, एंगुलर का मतलब होता है एंगल, है ना। मीन्स यहाँ पर जो पोर है ये स्फेरिकल पोर्स नहीं है, इनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। ये शेप कैसी होती है? ऑक्टा एंगुलर शेप होती है। Next, the nuclear pore is enclosed by a circular membrane called as annulus. अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर पोर होता है जो कि ऑक्टा एंगुलर इन शेप होता है, तो इसके ऊपर एक सर्कुलर मेम्ब्रेन जो होती है ये कवर होती है। इसको क्या कहते हैं? एन्यूलस कहते हैं। न्यूक्लियर पोर एंड एन्यूलस टुगेदरली कॉल्ड एज पोर कॉम्प्लेक्स। पोर कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियर पोर होता है अगर उसके ऊपर एन्यूलस है, एन्यूलस क्या होता है? इट इज़ अ सर्कुलर मेम्ब्रेन विच इनक्लोज द न्यूक्लियर पोर। तो टुगेदरली इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? पोर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। देन थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर सैप। सैप मीन्स फ्लूइड। न्यूक्लियर सैप ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। जो न्यूक्लियर सैप होता है इसको हम और क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, है ना। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस से रिलेटेड हुआ, है ना। एंड प्लाज्म, प्लाज्म का मतलब क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है ना। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स क्या? जो कलरलेस फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और कैरियोलिम्फ, कैरियो जो है ये वर्ड बना है कैरियन से। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड लिम्फ का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। मीन्स क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो कलरलेस फ्लूइड या जो वाटरी सब्सटेंस होता है इसको क्या कहते हैं? कैरियोलिम्फ कहते हैं। ये सेम कैसा होता है? जैसे एक पूरे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है ये ग्राउंड सब्सटेंस तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह अगर न्यूक्लियस के अंदर एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है
जिसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसे ग्राउंड सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सैप कहते हैं, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। नेक्स्ट, द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर सैप। ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटिन्यूज विथ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मीन्स जब सेल डिवीजन में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये कंटिन्यू हो जाता है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है इसके साथ कंटिन्यू हो जाता है। क्योंकि जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है उस टाइम पर क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये डिसअपियर हो जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ये सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट, द क्रोमैटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियोलस रिमेन सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में जनरली क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं और न्यूक्लियोलस होता है, तो ये दोनों जो होते हैं ये सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। द नेक्स्ट कंपोनेंट of nucleus is the chromatin fibers. The dark stained filamentous network is present in the nucleoplasm called as chromatin network or chromatin fiber. जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो उसको हम स्टेन करते हैं। तो जब हम एक सेल को, ये टिश्यू को स्टेन करते हैं तो सेल के अंदर जो डार्क स्टेन फिलामेंटस नेटवर्क हमको नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अच्छा, अब ये फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिन बिकम थिक कंडेंस्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में जो पहली स्टेज होती है ये इंटरफेस होती है। इंटरफेस में जो क्रोमोसोम होता है ये क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, प्रोफेस, एनाफेस, मेटाफेस और प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, ये पूरी स्टेजेस आती हैं सेल डिवीजन में। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो ये क्रोमैटिन नेटवर्क्स होते हैं इनमें कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दे बिकम थिक, कंडेंस्ड एंड फॉर्म रिबन लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमोसोम। नेक्स्ट, टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन हैव बीन आइडेंटिफाइड। फर्स्ट इज द हेट्रोक्रोमैटिन एंड सेकंड इज द यूक्रोमैटिन। अब हम जो क्रोमैटिन फाइबर्स की बात कर रहे हैं, इसमें दो तरह के क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं ये अब तक आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिनमें पहला जो है ये हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं और जो दूसरे होते हैं ये यूक्रोमैटिन होते हैं। अब देखेंगे कि हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या है। तो हेट्रोक्रोमैटिन सिंपली जो डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन होते हैं ये हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, और ये कैसे होते हैं, जेनेटिकली इनएक्टिव होते हैं। जबकि जो यूक्रोमैटिन होते हैं ये लाइटली स्टेन्ड क्रोमैटिन्स होते हैं और ये जेनेटिकली एक्टिव होते हैं। द नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियोलस। Nucleolus was first discovered by Fontana. Next, nucleolus is very smaller, spherical, ball-like structure inside the nucleus. Nucleolus कहाँ पर प्रेजेंट होता है? It is present inside the nucleus, है ना? And it is very smaller. इसकी शेप कैसी होती है? साइज कैसी होती है? बहुत स्मॉल होती है, और इसकी जो शेप होती है ये स्फेरिकल होती है, मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियोलस में वेरीज फ्रॉम 1 to 5 मिलीमाइक्रोन इन डायमीटर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई इन ईच न्यूक्लियस में बी 1, 2 और 4। अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस की बात करते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, तो जनरली ये 1 होते हैं। इसके अलावा ये 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियोलस का नंबर बढ़ता है, यानी न्यूक्लियोलाई होते हैं, तो ये
मोर देन वन भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलाई आर लार्जर इन एक्टिवली सिंथेसाइजिंग सेल। जो न्यूक्लियोलाई होते हैं इनकी जो साइज़ होती है ये लार्ज होती है। कौन से सेल्स में लार्ज होती है? जो सेल्स एक्टिवली सिंथेसिस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो ऐसे सेल्स में जो न्यूक्लियोलाई होते हैं इनकी साइज़ जो है ये लार्ज होती है। देन नेक्स्ट, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न्यूक्लियोलस शो फॉलोइंग कंपोनेंट्स। अब अगर हम न्यूक्लियोलस को भी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो इसमें भी 4 हमको अलग अलग कंपोनेंट जो हैं ये मिलते हैं जो कि न्यूक्लियोलस को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्रैन्युलर रीजन। सिंपली ग्रैन्युलर रीजन मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रैन्यूल्स। देन सेकंड, फाइब्रिलर रीजन मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रिल्स। एंड थर्ड इज़ द मैट्रिक्स। जैसे एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस है, सेम इसी तरह न्यूक्लियोलस के अंदर भी एक ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो ग्रैन्यूल और फाइब्रिल्स हैं ये सस्पेंडेड होते हैं। और जो फोर्थ इसका कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस का वो है क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियोलस के पास भी कुछ क्रोमैटिन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। And the last is the function of nucleus. First is nucleus involved in heredity of animal and plant. न्यूक्लियस के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ना, मीन्स हेरिडिटरी मटेरियल होता है। क्या होता है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऐसे सारे कैरेक्टर को न्यूक्लियस क्या करता है? कैरी करता है। मीन्स ये क्या करता है? ये कैरेक्टर को कैरी करके आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का? इट इन्वॉल्व इन द हेरिडिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। सेकंड, न्यूक्लियस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है हम इसको और क्या कहते हैं? सेंट्रल पावर सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। मीन्स इसका क्या हुआ कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं एक सेल के अंदर, ये सारी एक्टिविटीज़ को कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस करता है। तो इसी वजह से न्यूक्लियस जो होता है इसको हम सेंट्रल पावर सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन थर्ड, न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि जो डीएनए होता है इसके ऊपर से मैसेंजर आरएनए कॉपी होता है और फॉर्म होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में मैसेंजर आरएनए जो है ये कंपल्सरी है। तो ये कहाँ पर फॉर्म होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसी के ऊपर से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस जो होता है ये सेल डिवीजन में भी इन्वॉल्व होता है। अब इसमें जो एक मेन कैरेक्टर है वो है न्यूक्लियोलस का। अगर सेल के पास एक न्यूक्लियोलस है और अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो डैमेज होता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो डैमेज हो जाता है, तो जो पूरा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का ये स्टॉप हो जाता है। अब अगर वो सेल के पास मोर देन वन न्यूक्लियोलस है ना, अगर उसके पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे कई न्यूक्लियोलस हैं और उनमें से सिर्फ एक न्यूक्लियोलस भी इंजर है, मे बी किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो इंजर होता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? जो पूरा प्रोसेस है किसका? सेल डिवीजन का, ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो न्यूक्लियस जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई किसी भी सेल के डिवीजन में। देन नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? जो सेल के बाहर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, और जो सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करती है, सेपरेट करती है। Then next, nucleus involved in formation of mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi complex. Next, nucleolus involved in RNA production.
नियर अबाउट 70 to 90% ऑफ RNA प्रोडक्शन जो होता है ये कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व इन राइबोसोम फॉर्मेशन। जो राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है ये कौन करता है, ये न्यूक्लियोलस करता है। थैंक यू।